अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर। हम सबसे पहले देखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या चीज़ होती है और इसका इस्तेमाल सी लैंग्वेज के ज़रिए से हम कैसे कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच द वैल्यूज विल बी रेड एंड डिस्प्लेड। बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर ने ये स्पेसिफाई करना होता है कि हम मेमोरी से वैल्यूज को कैसे पढ़ेंगे और उसके बाद मेमोरी के ऊपर वैल्यूज को कैसे डिस्प्ले करेंगे। ये कुछ चीजें डिटरमिन करता है जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी लिखी हुई नजर आ रही हैं। उनमें फॉर्मेट स्पेसिफायर ने सबसे पहले डेटा टाइप किसी भी वेरिएबल की उसको डिटरमिन करना होता है, फिर फील्ड विथ मेमोरी के सेल्स की जो विथ है उसको डिफाइन करना ये भी और उसको डिटरमिन करना ये भी फॉर्मेट स्पेसिफायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वैल्यूज किस तरह किस फॉर्मेट के तहत डिस्प्ले करवानी है ये भी फॉर्मेट स्पेसिफायर डिटरमिन करता है। इसके बाद अगर हम देखें कि फॉर्मेट स्पेसिफायर किस सिंबल के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो याद रखिएगा कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा परसेंट साइन के साथ लिखा जाता है। ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिन कैरेक्टर्स को परसेंट साइन के साथ अगर हम लिख दें तो हम उसे फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर में डिफरेंट टाइप्स के जो कैरेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं हम उनको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं ये नॉर्मली इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर या इंटीजर वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होते हैं। वन बाय वन हम इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंट डी, सबसे फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होने वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर। मैंने बताया था कुछ कैरेक्टर्स के साथ हम सिंपली परसेंट का साइन अगर लगा देते हैं तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बन जाते हैं, जैसे DIOUXF ये सारे के सारे हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। अगर इनके साथ परसेंट का साइन शुरू में हम अटैच कर दें तो हम वन बाय वन इनको देखते हैं। परसेंट डी ये बेसिकली डेसिमल इंटीजर वैल्यू जो साइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यूज होती हैं उनके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें परसेंट आई की तो ये बेसिकली साइंड इंटीजर वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने, मेमोरी से डेटा लेने और स्क्रीन के ऊपर उसको डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। परसेंट ओ की अगर हम बात करें तो ये अनसाइंड ऑक्टल वैल्यूज को सिस्टम से मेमोरी से लेने और फिर उसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। परसेंट यू की अगर हम बात करें ये अनसाइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें परसेंट एक्स की तो ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो अपर केसेस में लिखी हो चाहे वो लोअर केसेस के अंदर लिखी हुई हो। अगर हम बात करें परसेंट एफ की, परसेंट डी के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंट एफ। परसेंट एफ बेसिकली साइंड फ्लोट वैल्यूज या डबल वैल्यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोट वैल्यूज कौन सी होती हैं? वो वैल्यूज जिसमें पॉइंट या फ्रैक्शन मौजूद होता है, और डबल वैल्यू भी ऑलमोस्ट फ्लोट वैल्यू ही को कहा जाता है बट उसकी रेंज वो फ्लोट वैल्यू से ज्यादा होती है। अगर हम बात करें परसेंट ई की तो परसेंट ई बेसिकली ये भी डबल वैल्यू के लिए इस्तेमाल होता है बट इसमें एक्सपोनेंट साथ इजाफी इस्तेमाल किया जाता है। परसेंट जी की अगर हम बात करें तो लार्ज फ्लोटिंग वैल्यू के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसमें भी एक्सपोनेंट मौजूद होता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा इसमें एक्स्ट्रा जीरोस अवेलेबल नहीं होते। अगर हम तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा और सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात करें तो वो है परसेंट सी। ये सिंगल कैरेक्टर वैल्यू हासिल करने के लिए मेमोरी से सिंगल कैरेक्टर वैल्यू हासिल करने के बाद उसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए हम परसेंट सी इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे इस्तेमाल होते हैं हम थोड़ी देर में इसको भी डिस्कस करते हैं। और आखिरी फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंट एस। ये स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होता है और स्ट्रिंग में हमारे पास एक से ज्यादा कैरेक्टर्स अवेलेबल होते हैं। सो हम सबसे पहले
हम देखते हैं कि बेसिकली इसका सिंटेक्स क्या होता है। स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है फॉर्मेट स्पेसिफायर का सिंटेक्स। उसमें सबसे पहले मोस्टली इसको हम प्रिंट एफ या स्कैन एफ के अंदर लिखते हैं, तो हम प्रिंट एफ की बात कर लेते हैं। प्रिंट एफ में हम लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा जाता है, फिर हमने कॉमा यूज करना होता है और कॉमा के बाद हमने वेरिएबल मेंशन कर देना होता है या आर्गुमेंट लिस्ट मेंशन कर देनी होती है। जितने ज्यादा हम वेरिएबल इस्तेमाल करना चाहते हैं उतने ज्यादा हम फॉर्मेट स्पेसिफायर भी इस्तेमाल करेंगे। और यह भी चीज याद रखिएगा कि अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर वेरिएबल के मुताबिक नहीं है तो वो वैल्यूज आस्की वैल्यूज जनरेट करेगा या फिर वैल्यू जनरेट ही नहीं करेगा। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ मिसालों से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। हम सबसे पहले बात करते हैं एक इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करने की। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्क्रीन पे भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। हमने लिखा इंट मार्क्स इक्वल्स 100। अब उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट एफ, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर मैंने लिखा योर मार्क्स आर %d और फिर डबल कोटेशन ऑफ करने के बाद कॉमा साइन यूज किया और मैंने लिख दिया मार्क्स। अब मार्क्स वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी %d मेमोरी में से, चूंकि मार्क्स जो वेरिएबल है ये मेमोरी के अंदर एक सेल है, एक डब्बा है जहां पे हमने वैल्यू 100 स्टोर की हुई है, तो %d मार्क्स में से वैल्यू को रीड करेगा और रीड करने के बाद उसे वहां पे नजर आएगा कि यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है 100, तो वो उसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा। सो आउटपुट में रिजल्ट डिस्प्ले होगा योर मार्क्स आर 100। ये है इंटीजर वैल्यू के साथ अगर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर को इस्तेमाल करना हो। अगर हमारे पास सिंपली अगर कैरेक्टर वेरिएबल मौजूद है तो कैरेक्टर वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम ऊपर लिखेंगे कैरेक्टर, और कैरेक्टर हम लिखने के बाद एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, हमने लिखा कैरेक्टर ग्रेड इक्वल्स और सिंगल कोटेशन के अंदर मैंने लिख दिया a। अब उसके बाद प्रिंट एफ के अंदर मैंने लिखा योर ग्रेड इज %c और आगे मैंने वेरिएबल ग्रेड इस्तेमाल कर दिया। अब जो चीज ग्रेड वेरिएबल में पड़ी हुई होगी %c उसे रीड करेगा और वो वैल्यू a थी, उसको रीड करने के बाद वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। बट यहां पे एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये, जब हम वेरिएबल कैरेक्टर डिक्लेयर करते हैं तो सिंगल कोटेशन मार्क्स हम यूज करते हैं जिसमें हमने उसको वैल्यू असाइन करनी होती है। अगर आप को इस चीज की समझ ना आ रही हो तो चैप्टर नंबर 9 में हमारा 4th लेक्चर था, उसको आप एक दफा रिव्यू करिएगा ताकि आपको इस चीज को समझना आपके लिए आसान हो जाए। हम बात करते हैं फ्लोट वैल्यू की। हमने यहां पे एक वेरिएबल लिखा फ्लोट नम इक्वल्स और उसको मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी रैंडमली 7.5। अब उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट एफ, डबल कोटेशन में मैंने लिख दिया नंबर इज %f और वेरिएबल कॉमा के बाद मैंने लिख दिया num नम। अब नम वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई होगी %f उस वैल्यू को पढ़ेगा, चूंकि वो वैल्यू 7.5 है तो उसको पढ़ने के बाद वो उसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। तो जो रिजल्ट हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा वो लिखा होगा नंबर इज 7.5 और 6 आगे जीरोस प्लेसमेंट होंगे, जीरो की यहां पे कोई भी वर्थ नहीं होती। सो एक्चुअली हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो 7.5 होगा जो हमने वेरिएबल को वैल्यू असाइन की थी उस वक्त जब हमने वेरिएबल को क्रिएट किया था। अब इसके बाद अगर हम इंटीजर और कैरेक्टर, मैंने बात की थी हम एक से ज्यादा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने यहां पे लिखा इंट m इक्वल्स 100। ये आपकी बेटर प्रोग्रामिंग स्किल्स के लिए और आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं। आप इसे अपने कंपाइलर पे लिखेंगे तो आपको ये समझना चीज आसान हो जाएगी। मैंने लिखा इंट m इक्वल्स 100, फिर मैंने नीचे एक वेरिएबल ग्रेड के लिए लिखा कैरेक्टर g इक्वल्स और सिंगल कोटेशन मार्क्स में मैंने उसको वैल्यू असाइन कर दी a। अब उसके बाद प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स में मैंने लिखा मार्क्स, उसके बाद %d और उसके बाद मैंने लिख दिया एंड ग्रेड और %c और उसके बाद डबल कोटेशन मार्क्स को ऑफ करने के बाद m जो ऊपर वेरिएबल इंटीजर था उसको लिख दिया और g जो वेरिएबल ऊपर हमने कैरेक्टर डिक्लेयर किया उन दोनों को यहां पे लिख दिया। अब उसके बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास आएगी, m में जो वैल्यू 100 पड़ी हुई थी वो %d की जगह पे जाके डिस्प्ले हो जाएगी और जो g में वैल्यू पड़ी हुई थी वो %c की जगह पे जाके डिस्प्ले हो जाएगी। तो रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास आएगी मार्क्स 100 एंड ग्रेड a।
आप कोशिश करिएगा अपने तौर पे इसकी प्रैक्टिस करने की। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से इस चीज को सीख सकेंगे। अब हम एक इसके साथ ही छोटा सा एक टॉपिक है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं आज के लेक्चर में, वो है फील्ड विथ स्पेसिफायर। याद रखिएगा ये भी फॉर्मेट स्पेसिफायर ही का हिस्सा है। फील्ड विथ स्पेसिफायर क्या चीज होती है? द नंबर ऑफ कॉलम यूज्ड टू डिस्प्ले अ वैल्यू ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड फील्ड विथ स्पेसिफायर। हम जितने नंबर ऑफ कॉलम्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं हम उसे फील्ड विथ स्पेसिफायर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट आल्सो डिस्क्राइब द नंबर ऑफ कॉलम्स दैट शुड बी यूज्ड टू प्रिंट अ वैल्यू। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है ये डिफाइन करना, ये भी फील्ड विथ स्पेसिफायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट आल्सो डिटरमिन्स हाउ द वैल्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। इसने ये भी डिफाइन करना होता है कि मैंने स्क्रीन के ऊपर वैल्यू को कैसे डिस्प्ले करवाना है। तीन चीजें इसने डिफाइन करनी होती हैं। नंबर 1, हाउ मेनी कॉलम्स विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। नंबर 2, व्हाट वैल्यूज आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। और नंबर 3, हाउ द वैल्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। सो ये तीनों चीजें डिफाइन करना ये फील्ड विथ स्पेसिफायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। याद रहे फील्ड विथ स्पेसिफायर भी बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर ही होता है। फर्क क्या है वो मैं अब आपको बताता हूं। इसका जनरल सिंटैक्स क्या होता है, हमने इसमें यूज करना होता है फ्लैग। फ्लैग बेसिकली कंडीशन होती है, यूज करें ना करें वो आपकी मर्जी है। फ्लैग विथ डॉट प्रिसीजन। अब फ्लैग क्या चीज होती है? बेसिकली फ्लैग एक सिंबल है जिसको हमने इस्तेमाल करना है ताकि हम वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकें। कैसे डिस्प्ले करते हैं, फ्लैग्स क्या होते हैं वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें विथ की, विथ स्पेसिफाइज द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स यूज्ड टू डिस्प्ले अ वैल्यू। एक वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए कितने नंबर ऑफ कॉलम्स की हमें जरूरत पेश आएगी ये डिफाइन करना ये विथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और प्रिसीजन की अगर हम बात करें, इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ कॉलम्स यूज्ड आफ्टर डेसिमल पॉइंट। इशारिये के बाद कितनी वैल्यूज को हमने डिस्प्ले करना है ये प्रिसीजन ने डिफाइन करना होता है। अब फ्लैग के ऊपर वापस आते हैं। हमारे पास टोटल सी लैंग्वेज में 3 कंडीशंस अवेलेबल होती हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर, प्लस, माइनस और स्पेस। प्लस का मतलब होता है इट ऑलवेज डिस्प्ले साइन विद द वैल्यू। अगर आपने कोई साइन डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम प्लस साइन इंडिकेट करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर। कैसे वो अभी थोड़ी देर में मैं स्क्रीन के ऊपर एग्जांपल के साथ आपको इस चीज को शो करवाता हूं। अगर हम माइनस की बात करें तो बेसिकली ये आउटपुट को लेफ्ट जस्टिफाइड करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी एग्जांपल भी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। और अगर हम स्पेस की बात करें तो बेसिकली इसमें स्पेस अलॉट करने के लिए इस्तेमाल होती है, बट इसमें याद रहे साइन नहीं होना चाहिए, ना प्लस का साइन ना माइनस का साइन। हम इसकी एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं ताकि आपको आसानी से इस चीज की समझ आ जाए। सो इंटीजर वैल्यू से शुरू करते हैं। हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने लिखा था इन मार्क्स इक्वल्स 100। हमने मार्क्स वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी थी 100। अब हम प्रिंट एफ में लिखते हैं योर मार्क्स आर। पहले हमने लिखा था %d, अब हम वहां पे लिखते हैं %6d। अब यहां पे जो 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, बेसिकली ये डिफाइन करता है कि हमने 6 कॉलम्स को यहां पे बनाना है। उसके बाद मैंने यहां पे वेरिएबल लिख दिया मार्क्स। अब होगा क्या, मार्क्स में जो वैल्यू पड़ी होगी वो जो 6 कॉलम्स बने हुए होंगे उनमें बितरतीब स्टोर हो जाएगी, बट राइट टू द लेफ्ट। जो हमारे पास वेरिएबल मार्क्स में वैल्यू थी वो थी 100। सो जो 0 है वो सबसे राइट मोस्ट साइड पे जाके स्टोर होगा, फिर 0 और उसके बाद 1। सो पहले 3 डब्बे खाली रहेंगे और आखिरी जो 3 डब्बे होंगे वो फिल अप हो जाएंगे। यहां पे जो 6 है ये बेसिकली फील्ड विथ स्पेसिफायर है जो डिफाइन करता है कि यहां कितने कॉलम्स बनने चाहिए। अब मैं बात करता हूं लेफ्ट जस्टिफिकेशन की। हमने एक वेरिएबल लिखा इंट मार्क्स इक्वल्स 100, उसको वैल्यू साइन कर दी। उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट एफ, वहां पे मैंने लिखा योर मार्क्स आर %-60। यहां पे जो माइनस है वो 100 के साथ इस्तेमाल नहीं होगा, बेसिकली ये लेफ्ट जस्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होगा। 6 कॉलम्स को लेफ्ट जस्टिफाई करने के लिए हम जो वैल्यू कॉलम्स के अंदर रखेंगे उसको लेफ्ट जस्टिफाई करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। मार्क्स में वैल्यू पड़ी हुई थी 100।
अगर हम -6 ना लिखते, सिर्फ 6 लिख देते, तो जो वैल्यू स्टोर होनी थी वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आनी थी। लेकिन चूंकि हमने लिख दिया -6, तो अब जो वैल्यू स्टोर होंगी वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाएंगी। सो हमारे पास जो डेटा डिस्प्ले होगा वो लिखा जाएगा 1 0 0 और आखिर पे जो 3 कॉलम्स होंगे वो एम्प्टी रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमने फील्ड विथ स्पेसिफायर को फ्लोट वैल्यू के साथ इस्तेमाल करना हो तो फिर इसका जनरल सिंटैक्स जो होता है वो होता है %m.n। यहां पे शुरू में बात हो चुकी थी कि हमने विथ डॉट प्रिसीजन यहां पे नॉमिनेट किया था। बेसिकली ये वही फिनोमिना है। m यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स को डिस्प्ले करता है और n यहां पे नंबर ऑफ रोज को डिस्प्ले करता है, बट यहां पे भी सिंपली दोनों चीजें विथ और प्रिसीजन ही की बात हो रही है। m से मुराद यहां पे होता है टोटल फील्ड विथ इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट एंड फ्रैक्शनल वैल्यू। हम टोटल जितनी भी वैल्यू है फ्रैक्शनल पॉइंट के समेत वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड करते हैं m में। और n की अगर हम बात करें तो डिजायर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जितने हमें रिक्वायर्ड है उतने हम डिस्प्ले कर देते हैं। कैसे, ये आपको स्क्रीन के ऊपर एक मिसाल लिखी हुई नजर आ रही है, वहां से इस चीज की आसानी समझ आ जाएगी। हमने एक वेरिएबल लिखा फ्लोट मार्क्स इक्वल्स 10.55। अब प्रिंट एफ में मैंने लिख दिया योर मार्क्स आर %6.2f। चूंकि हमारे पास वेरिएबल फ्लोट है तो यहां पे %f लिखा जाना है, अगर इंटीजर होता तो %d लिखा जाना था। सो आगे हमने लिख दिया मार्क्स। अब उसके बाद क्या होगा, बेसिकली यहां पे 6 कॉलम्स बनेंगे, जैसे कि मैंने बता दिया m डिफाइंस द नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्लूडिंग द फ्रैक्शनल पॉइंट्स। सो यहां पे 6 डब्बे बनेंगे, 6 बॉक्सेस बनेंगे, 6 कॉलम्स बनेंगे। इशारिये के बाद यहां पे लिखा हुआ है 6.2, इशारिये के बाद 2 डब्बे लाजमी तौर पे रिजर्व रखने हैं ताकि उसमें वैल्यूज को स्टोर किया जा सके। सो मैंने बताया था अगर यहां पे कोई भी साइन इस्तेमाल नहीं हुआ तो इसका मतलब होगा कि हमने वैल्यू को राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना है। सो आखिरी वैल्यू जो ऊपर आपको मार्क्स में लिखी हुई नजर आ रही है वो है 55। पॉइंट के बाद सबसे एंड में लिखा जाएगा 5, फिर उससे पहले लिखा जाएगा 5, फिर डॉट प्लेस होगा, फिर उसके बाद 0 और फिर 1। टोटल डब्बे थे 6। राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ वैल्यू लिखना शुरू की तो आखिरी वैल्यू थी 55, फिर पॉइंट था, फिर 0 1 था और शुरू वाला जो एक डब्बा है वो फ्री है। सो ये हमारे पास है फील्ड विथ स्पेसिफायर विद द फ्लोट वैल्यू। उम्मीद है कि आपको इस एग्जांपल की समझ आई हुई होगी और आप अपने तौर पे इन एग्जांपल्स को जो चैप्टर नंबर 10 में मौजूद हैं और इस टॉपिक के अंदर भी बहुत सी एग्जांपल्स मौजूद हैं, आप उन एग्जांपल्स को अपने तौर पे एक दफा करने की कोशिश करिएगा। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी ये काफी हद तक एग्जांपल्स डिस्कस हुई होंगी, आप उनको एक दफा देखिएगा ताकि आपको ये चीजें समझना आसान हो जाए और आपके लिए इस टॉपिक में कोई मुश्किल दरपेश ना हो। ये टॉपिक अपनी नोयत से अहम इसलिए भी है कि आइंदा चल के जितनी भी हमने प्रोग्रामिंग करनी है वहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर की हमें जरूरत पेश आएगी। हम हर जगह जहां पे भी वेरिएबल का इस्तेमाल होगा, कभी %d इस्तेमाल करेंगे, कभी %s इस्तेमाल करेंगे, कभी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा %c को, और अगर हमने फ्लोट वैल्यू को डिस्प्ले करवाना होगा तो वहां पे हमारे पास %f मौजूद होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी अपने तौर पे एक से ज्यादा दफा प्रैक्टिस करेंगे और इन जितनी भी एग्जांपल्स हैं उनको कम से कम आप एक दफा कंपाइलर की मदद से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप समझते हैं कि आपको इस टॉपिक की समझ नहीं आई या इस टॉपिक में कोई डिफिकल्टीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ बात कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि जो आपने प्रैक्टिस की हो कमेंट सेक्शन में आप उसका स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट वो मुझे सेंड करें या ईमेल के जरिए से भी आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन वो जल्द से जल्द आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। मुलाकात होगी अगले लेक्चर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।